नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। जैसा कि मित्रों अभी हम लोगों ने बिहार पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम का आईएएस संस्थान दृष्टि का मॉडल टेस्ट पेपर पहला सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 2। मित्रों ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुँचाए जा रहे हैं। इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसके बारे का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहां से इसका PDF प्राप्त करें और इसे सॉल्व करें, और कहीं पर डाउट हो तो हमारे एक्सप्लेनेशन को देखें और समझें। इसके साथ ही मित्रों आप इन क्वेश्चनों को बार बार करिए और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और अन्य संस्थाओं के भी मॉडल टेस्ट पेपर शीघ्र ही हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने मित्रों को भी बताते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 2। पहला क्वेश्चन जो है मित्रों, ये जो पेपर है आपका, ये आपका ज्योग्राफी बेस्ड पेपर है। तो ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। पहला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, और यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं ये कुछ आपके मिनरल्स दिए गए हैं, ठीक है, खनिज दिए गए हैं, और इधर इन खनिज संसाधित क्षेत्रों से धनी क्षेत्र दिए गए हैं, यानी कौन सा खनिज किस क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लोहे की, तो मित्रों जो लोहा है आपका वो हमारा उत्तरी सूडान में काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। क्या? उत्तरी स्वीडन में। ठीक है मित्रों, अगर हम यहाँ पे बात करें जॉर्जिया की, किसकी मित्रों? जॉर्जिया की। तो मित्रों जॉर्जिया में आपका मैग्नीज के बहुत अच्छे संसाधन हैं, भारी मात्रा में मैग्नीज प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में लोहा, प्लेटिनम, निकेल, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यानी प्लेटिनम आपका कहाँ हो गया? दक्षिण अफ्रीका में हो गया। फॉस्फेट की बात करें तो मित्रों फॉस्फेट जो है वो आपका अल्जीरिया में मिलता है। यानी अगर हम इसको मिलाएंगे तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा 1 3 4 2। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में क्या है? 1 3 4 2, यानी हमारा ऑप्शन संख्या पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य की दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं सूर्य से दूरी, तो मित्रों सौरमंडल में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है वो सेंटर में है, यानी हेलियोसेंट्रिक स्थिति है, और इन सूर्य के चारों ओर हमारे 8 उपग्रह क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कौन से 8 उपग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो चक्कर लगा रहा है वो है आपका मरकरी। क्या है? मरकरी, यानी सूर्य के सबसे समीपस्थ ग्रह कौन सा है? मरकरी है। दूसरा ग्रह के बारे में अगर हम बात करें, सूर्य के निकटस्थ दूसरा ग्रह के जो है वो आपका वीनस यानी शुक्र है। तीसरा ग्रह आपकी हमारी अर्थ है। चौथा ग्रह हमारा मार्स है। पांचवा ग्रह जुपिटर है। छठवां ग्रह स्टेनर्स है। उसके बाद आपका यूरेनस है, और फिर आपका नेपच्यून है। तो ये डिस्टेंस के अनुसार स्थापित ग्रहों की स्थिति है, जहाँ पर बताया जा रहा है कौन सा ग्रह कहाँ पर है। तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर यूरेनस आएगा, और फिर नेपच्यून आएगा। तो यहाँ पर अगर हमारा सही क्रम देखेंगे तो हमारा सही क्रम है आंसर नंबर ए, हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ज्योग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया? एराटोस्थेनीज, अरस्तु, कैरोलस, लीनियस,
उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ज्योग्राफी शब्द किसने प्रयोग किया था, तो मित्रों ज्योग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक विद्वान एरिस्टोथेनीज ने प्रयोग किया था। किसने किया था? एरेटोस्थेनीज द्वारा प्रयोग किया गया था। और यदि हम बात करें तो ये आज से 276 से 194 BC की बात है। ठीक है, कब की बात है? 194 से 276 BC की। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम और जाएं, जियोग्राफी को अगर हम डिवाइड कर लें तो क्या मतलब होता है जियोग्राफी का, इसको अगर समझें तो मित्रों जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी है जिसका अर्थ है जियो और ग्राफिक्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, यानी इसके अंतर्गत हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब मित्रों यहाँ पर बात की गई है आपके चक्रवात के बारे में। किसके बारे में? चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात एक उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। तो इन कथनों पर विचार करना है। तो चक्रवात क्या कह रहा है? उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु संचार है। तो यदि हम चक्रवात के बारे में बात करें तो मित्रों चक्रवात जो है वो उच्च दाब वाला क्षेत्र नहीं, निम्न दबाव वाला क्षेत्र है जिसके आसपास वायु का संचरण तेजी से होता है। तो कौन सा दबाव क्षेत्र है? निम्न वायु दाब। यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा? यहाँ पर गलत सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्या है? उच्च दबाव के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं। कैसी घूमती हैं? दक्षिणावर्त घूमती हैं। तो यदि हम प्रति चक्रवात के बारे में बात करें तो मित्रों प्रति चक्रवात क्या होता है? वो चक्रवात का जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ पर प्रति चक्रवात क्या होगा? उच्च दबाव वाले केंद्र के चारों ओर एक बाह्य सर्पिल वायु के परिसंचरण होता है। बाह्य सर्पिल वायु का परिसंचरण आपका क्या कहलाता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र में। ठीक है, अब लेकिन ये कह क्या रहा है? यह केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में वामा दक्षिणावर्त घूमती हैं। तो यहाँ पर प्रति चक्रवात की वायु दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमती हैं। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यानी ये भी सेंटेंस आपका क्या हो गया मित्रों? गलत हो गया है। क्या हो गया है? गलत हो गया है। ठीक है, अब अगला देखें, अगला सेंटेंस क्या है? अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही उत्पन्न व विकसित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यानी भारत के आसपास क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं वो कैसे हैं आपके? वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है मित्रों, तो अब यहाँ पर जरा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के, जरा देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2 3। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 के अलावा दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर केवल 3 बी ऑप्शन में है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बड़े फर्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे व विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए, मिश्रित कृषि के लिए, रोपण कृषि के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं इसके बारे में बात की गई है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए, मिश्रित कृषि के लिए, बड़े फार्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। तो वो वाणिज्यिक कृषि के लिए, फसल उत्पादन में, बड़े फार्म अनाज के लिए, विरल आबादी वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? प्रमुख यामोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर रेखा याम्योत देशांतर की एक
रेखा है। तो प्रमुख यामोत्तर यानी 100 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं देशांतर यानी होता क्या है देशांतर? मित्रों देशांतर होता है आपका लैटिट्यूड। क्या होता है मित्रों? लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। यानी ये जो लाइनें हम खींच रहे हैं, जो वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? देशांतर कहा जाता है। और ये जो देशांतर लाइनें हैं, तो जो जीरो लाइन है जो पृथ्वी को वर्टिकली दो भागों में बांटती है, और ये लंदन के पास एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या जगह है? ग्रीनविच। तो इसी को ही प्रधान यामोत्तर कहा गया है, यानी 0 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो समझे 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर या प्राइम टाइम बोला जाता है, यानी 0 डिग्री देशांतर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2022 में बिहार का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है अतुल प्रसाद को। किसे चुना गया है? अतुल प्रसाद को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है 8 उसे समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या कौन सा कथन सही है नहीं है, ये बताना है हमें। ठीक है। पहला है निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया है कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा प्रसवस्था से संबद्ध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत ने प्रस्तावित किया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें जो पूछा गया है उसके बारे में, सबसे पहले निहारिका की परिकल्पना ने प्रस्तावित किया है कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। तो ये बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी यही कहती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले हुई है। तो यहाँ पर जो ये 20.7 अरब वर्ष लिखा है मित्रों, ये 20.7 अरब वर्ष नहीं, ये है 13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट से हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। जब ये स्टेटमेंट गलत है और हमें कथन गलत ही ढूंढना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मित्रों ध्यान से नहीं वाले क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना है और उसको समझना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थल मंडल की चट्टानें सयान चिपचिपी नहीं होती हैं। वह ऊपर वातावरण और नीचे ध्रुवलतम मंडल से घिरा है। ठीक है। यह महासागरीय तल पर नहीं पाए जाते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो जरा ध्यान से पढ़ते हैं इसको भी हम लोग। स्थल मंडल में चट्टानें स्यान चिपचिपी नहीं होती हैं, ये बात सही है बिल्कुल। यह ऊपर वातावरण और नीचे दुर्बलतम मंडल से घिरा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। वे महासागरीय तल पर नहीं पाई जाती हैं। मित्रों अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो ये महासागरीय तल
एवं महाद्वीपीय तल दोनों पे पाई जाती हैं। किस पे? महाद्वीपीय और महासागर दोनों पे पाई जाती हैं। यानी आपका ये स्टेटमेंट अधूरा है, ये दोनों पर हैं, यानी ये गलत है और यही आपको खोजना था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? अब भारत का रूर के बारे में बात करें तो मित्रों एक राज्य देश है जिसका नाम है जर्मनी। वहाँ पर एक नदी है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। तो पहली औद्योगिक क्रांति के दौरान इस राइन नदी का दोहन हुआ है। इस राइन नदी के आसपास में कोयले और खदानों की मांग के कारण इस नदी का दोहन हुआ था और ये क्षेत्र खनिज की दृष्टि से काफ़ी धनी है। तो यहाँ पे भारत के उस राज्य को बताना है जो खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी धनी क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है, वहाँ भी माइंस हैं। झारखंड है, वहाँ भी माइंस हैं। उड़ीसा है, वहाँ भी माइंस हैं। तो यहाँ पर जो भारत का रूर कहा जा रहा है वो कहा जाता है झारखंड को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 11। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं। ग्लोब पर दिन और रात विभाजित करने वाले व्रत को घूर्णन व्रत कहते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला क्या कह रहा है? जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। तो धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिक्रमण नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे मित्रों कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ग्लोब पर दिन और रात ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे घूर्णन व्रत कहते हैं। नहीं, उसे मित्रों कहा जाता है प्रदीप्त क्या? प्रदीप्ति व्रत। क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति व्रत। यानी यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ एक भी सही नहीं है। यानी यहाँ पर यदि हमें कथन भी देखना है कौन सा कथन सही नहीं है तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं और कोई भी। अब हमें गलत कथन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक भी कथन सही नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका कथन होगा। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि के उपयोग का निर्धारण करते हैं? स्थलाकृति भूमि उपयोग का निर्धारण करती है। मृदा भूमि उपयोग का निर्धारण करती है। जलवायु भूमि उपयोग का निर्धारण करती है। खनिज भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं। यानी ये सारे तत्व जो हैं वो भूमि उपयोग का निर्धारण करने वाले हैं। और यदि यहाँ पर आंसर ढूंढेंगे तो हमारा भूमि उपयोग का निर्धारण करने के लिए आंसर क्या होगा? ई इज द राइट आंसर। किस तिथि को दक्षिण ध्रुव के कार्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किस तिथि को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो वो समय है आपका 22 दिसंबर। क्या है मित्रों? 22 दिसंबर का वो समय है जिसमें सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव में सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ई हमारा सही होगा। ठीक है, यानी 22 दिसंबर यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परपटी सभी परतों से पतली परत होती है। महासागर में परपटी मैग्नीशियम से बनी होती है। सबसे भीतरी परत निकेल एवं लोहे से बना क्रोड है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से सही हैं ये बताना है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और यह परपटी जो है जिसे भू परपटी कहते हैं सबसे पतली होती है। ये बात बिल्कुल क्या है मित्रों? सही है। क्या है? सही है ये बात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 पर। महासागरों की जो परपटी है वो मैग्नीशियम से बनी होती है। तो महासागरों की परपटी मित्रों मैग्नीशियम प्लस सिलिका यानी SI से भी बनी होती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट है हमारा सबसे भीतरी परत निकेल और लोहे का बना क्रोड होता है। तो सबसे निचली परत के बारे में जाएंगे तो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैलने के बाद आपके इसके आंतरिक भाग की परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या 3500 मीटर है और ये जो बनी हुई है इसमें निकेल और लोहा यानी निफे क्या है? निफे है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों? हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है एक से अधिक हमारे आंसर सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीमा और सियाल के साथ साथ निफे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न हमेशा सीमा को ही ध्यान दो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है भूस्खलन से बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए, चक्रवात से बचने के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिधारी दीवार जो है वो बनाई जाती है, इसके बारे में बात की गई है। तो मित्रों प्रतिधारी जो दीवार है वो कैसे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है भूस्खलन से बचने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि भूमि के खिसकने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भू प्रतिधारी दीवार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति क्रम में सही क्रम जनक चट्टान ह्यूमस अपक्षय चट्टान बालू अपक्षय चट्टान जनक चट्टान ह्यूमस बालू अपक्षय चट्टान जनक चट्टान बालू ह्यूमस अपक्षय चट्टान जनक चट्टान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्न में से वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बालू ह्यूमस अपेक्षित चट्टान और जनक चट्टान, ये ऑप्शन हमारा सही क्रम निर्देशित करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सौर पवने, गैर निष्कासन। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, तो जो वायुमंडल है उसमें कौन सी चीज़ें हैं? उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन है और एक 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल के जो निर्माण में ऐसी बातें की गई हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आंतरिक भाग में बृहद मात्रा में गैस और जलवाष्प उत्सर्जित होते हैं, इससे वायुमंडल का विकास होता है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत कम मुक्त होती है, गैस उत्सर्जन होती है। ठीक है, अतः वायु संरचना में जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों गैस के निष्कासन, सौर पवने, गैस निष्कासन, प्रकाश संश्लेषण, इन सब से वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। यानी आपके वायुमंडल का निर्माण के लिए अन्य चीज़ें जरूरी हैं, जैसे पृथ्वी के आंतरिक बाह्यतम जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, इससे वर्तमान वायुमंडल का निर्माण हुआ है और यहाँ पे जलवाष्प ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का कारक नहीं है?
जनक सेल, जलवायु, समय, उच्चावच। तो यहाँ पर यदि बात करें कारक जो हैं वो हमारे जनक सेल भी हैं, जलवायु हैं, समय भी है, उच्चावच भी है, ये सारे कारक हैं, यानी ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में से 19 में, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्या है सूची 1 और सूची 2, उसे समझते हैं। मखाना यानी ये वो उत्पाद हैं जो बिहार के राज्य में होते हैं, तो इनके बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों मखाने की बात करें तो मखाना मिथिला में होता है, मगही पान की बात करें तो नवादा में होता है, शाही लीची की बात करें तो मुजफ्फरपुर में, कतरनी धान की बात करें तो आपका भागलपुर में होगा। तो ऑप्शन देखे हैं तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन ए में है, 1 4 3 2, 2 1 3 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे रहती हैं स्थलमंडल कहलाती हैं। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो देखते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, ठीक। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल या स्थलमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूमंडल या स्थलमंडल। गैस की परतें जो चारों ओर पृथ्वी को घेरे रहती हैं स्थलमंडल कहलाती हैं। नहीं, ये बात गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें, इसे स्थलमंडल नहीं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो वायुमंडल नहीं, वो भी हमारा क्या है स्थलमंडल है। ये भी हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। ये भी स्थलमंडल नहीं, ये वायुमंडल है। पृथ्वी का बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। मल्चिंग, वेदिका फॉर्म, समुच्चय रेखाएं, जुताई, एकल कृषि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो बातें की गई हैं उनमें एकल कृषि मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, क्योंकि बहुउद्देशीय कृषि मृदा संरक्षण का उपाय होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। पॉलिशिंग, स्नान, फ्लशिंग, बागवानी, खाना बनाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो मित्रों सबसे ज़्यादा जो पानी होता है वो फ्लशिंग में बर्बाद होता है। किस में होता है, फ्लशिंग में। अगर हम इनका पानी का एक क्रम देख लें तो मित्रों पीने के लिए पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं, पीने में 2 प्रति व्यक्ति, किसमें, प्रति व्यक्ति जो है वो कितना पीता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, लीटर में है ये 2 लीटर। ठीक है, पीने के लिए। खाना बनाने के लिए प्रति व्यक्ति होता है 3 लीटर प्रति व्यक्ति पीने के लिए, 4 लीटर खाना बनाने के लिए। स्नान के लिए अगर हम बात करें तो 20 लीटर। और फ्लशिंग के लिए अगर हम बात करें, फ्लशिंग के लिए तो वो है हमारा कितना, 40 लीटर। कितना है मित्रों, 40 लीटर। कपड़े धोने के लिए यहाँ भी अगर हम बात कर लें तो 40। ठीक है, बर्तन धोने के लिए भी कितना है आपका, 20 लीटर। और बागवानी के लिए अगर हम बात करें तो मित्रों बागवानी में पानी यूज़ होता है प्रति व्यक्ति द्वारा 23 लीटर। तो यानी यहाँ पर बनाया गया जो ऑप्शन है वो होगा फ्लशिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मित्रों हमारे अगले क्वेश्चन पर। और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखते हैं 22 क्या कह रहा है हमसे, चिल्ला के 23
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के दो स्रोत होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें सामने से दिख जाते हैं, जैसे समुद्र में प्रभेदन, ज्वालामुखी विस्फोट, खनन, ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हैं। कैसे हैं मित्रों? प्रत्यक्ष। जबकि आंतरिक स्रोत के बारे में बात करेंगे तो आंतरिक स्रोत में हमारा आ जाएगा तरंगें, भूकंपीय तरंगें, ठीक है, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र आदि शामिल किए जाते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों में, ठीक है। अब इसमें बात आती है आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उनमें से कौन कौन से प्रत्यक्ष स्रोत नहीं हैं, तो आपका उल्का पिंड प्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो कौन सा है आपका? ऑप्शन बी सही है। अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात कर लें तो एक आपका खनन हो जाएगा, एक आपका ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है, और समुद्र प्रवेधन हो जाएगा, समुद्र प्रवेधन, ये हमारा क्या है? आंतरिक संरचना के स्रोत हैं, ठीक है। अगर हम इनके अलावा बात कर लें तो तरंगें जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं वो कौन से हैं? तरंगें हो गया, भूकंपीय तरंगें जिसे बोलते हैं, उल्का पिंड हो गया, क्या हो गया? उल्का पिंड हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण हो गया, और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो ये क्या है? हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिंचाई की एक अकुशल विधि है बगीचे के पौधों को पाइप से पानी देना, बौछारी सिंचाई पद्धति, सुबह सुबह पौधों को पानी देना, टपक सिंचाई पद्धति। सिंचाई की अकुशल विधि, बगीचे को पौधे को पानी देना, पाइप से पानी देना, ये क्या है? आपकी सिंचाई की बेकार पद्धति के तौर पे ही जाना जाएगा, ठीक है। क्या? बगीचे को पाइप से पानी देना, इससे पानी बहुत बर्बाद होता है, इसे ही अकुशल पद्धति माना जाता है। बौछारी सिंचाई कुशल है, सुबह सुबह पौधों को पानी देना ये भी कुशल है, टपक टपक सिंचाई ये भी कुशल है। भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग P धरातल L या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे ऊपर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं सिस्मोग्राफ पर, वो आपकी कौन सी तरंगें होती हैं? धरातलीय तरंगें। कौन सी तरंगें मित्रों? धरातलीय तरंगें, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं भूकंप आता है तो दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं, P और S। S जी क्या होती हैं? ये आपके जो द्रव होता है वहाँ से नहीं जा पाती, जबकि P सब में से गुजर जाती हैं और धरती के ऊपर आंतरिक सतह पर की ओर से ऊपर धक्का मारती हैं, ठीक है। तो लेकिन जब धक्का मारने के बाद कंपन उत्पन्न होता है तो धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो सबसे विनाशकारी तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम। पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर वायुमंडल की परतों का विभिन्न क्रम क्या होगा? उसको जरा देखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। तो पृथ्वी के ऊपर जाना है तो सबसे पहले आएगा, जैसे अगर हम पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले आएगा क्षोभ, फिर आएगा समताप, फिर आएगा आपका मध्य, क्या आएगा? मध्य मंडल, फिर आपका आएगा बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, और सबसे ऊपर आ जाएगा बहिर्मंडल। तो क्षोभ, समताप, मध्य और बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन सही, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अपमार्जक प्राणियों में शामिल हैं गिलहरी, गिद्ध, कबूतर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अपमार्जक प्राणी वो प्राणी होते हैं जो मृत जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, यानी हमारी जो डेड बॉडीज़ होती हैं पशुओं की, पक्षियों की, उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो वो है आपका गिद्ध, मृत को अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है? CITES सिटीज़ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है संधारणीय शहरों से, वन्यजीव व्यापार से, समुद्री प्रदूषण से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा आपका होगा, तो साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संधारणीय शहरों से, वन्यजीव व्यापार से, समुद्री प्रदूषण से, उससे संबंधित है। तो मित्रों साइट्स जो है वो वन्यजीव व्यापार से संबंधित होगा। किससे होगा? वन्यजीव व्यापार से, यानी वन्य जीवों की वनस्पति लुप्तप्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखते हैं यूरोप में राइन घाटी, वॉसिस और वासिस पर्वत उदाहरण हैं। तो राइन घाटी और वासिस पर्वत मित्रों उदाहरण हैं आपके किसके? वो उदाहरण हैं आपके भ्रंशोत्थान पर्वत से। किससे हैं? भ्रंशोत्थान पर्वत से। मतलब जब किसी पर्वत का एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे पर्वत को क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। बहुत बड़ा पर्वत था, देखो सपोज दैट ऐसा, और इसका ये भाग टूट गया और टूट के ये भाग यहाँ शिफ्ट हो गया और ये भाग ऐसा रहा, तो ये पर्वत जो बना है वो भ्रंशोत्थान पर्वत के तौर पे जाना जाएगा। तो भारत में अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ इसी से बनी बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, किससे हैं? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ठीक। पर्वत की अगर हम बात करें तो पर्वत 3 टाइप के होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत और भ्रंशोत्थान पर्वत। ठीक है, तो अरावली वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि राइन ये आपका इसका। काल्डेरा पथ संबंधित है पर्वत श्रृंखलाओं के अपवाद स्वरूप से ज्वालामुखी से उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम काल्डेरा के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट है। पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं जब उनमें विस्फोट होता है तो एक ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और इस धंसे हुए विध्वंस गर्त को लावा गिरने के कारण जो गड्ढा बनता है उसी को कॉल्डेरा कहते हैं। यानी किससे बनता है? अपवाह प्रारूप से, यानी आपका ज्वालामुखी से कॉल्डेरा। नेक्स्ट है आपका दक्कन ट्रैप का सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार है? दक्कन शील्ड का, कॉल्डेरा का, प्रभाव का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दक्कन ट्रैप मित्रों क्या है, इसे जरा एक बार समझ लो फिर आपका आंसर खुद आ जाएगा। जी देखिए, ये है आपका दक्षिण भारत। ठीक है मित्रों, दक्षिण भारत है। इधर क्या है? इधर आपका समंदर है। क्या है मित्रों? समंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है ये जरा समझो। ये समझो कि ये जो हिस्सा है ये मित्रों जो है अरब सागर, क्या है इधर? अरब सागर। तो अरब सागर में क्या हुआ? ज्वालामुखी थे पहले, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय प्लेट, ठीक, यहाँ पे क्या था? ज्वालामुखी थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस ज्वालामुखी ने क्या किया? इस ज्वालामुखी का उद्गार निकल के यहाँ फैल गया। कहाँ फैल गया? यहाँ फैल गया, 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 और एक के ऊपर एक परत जमती चली गई, जमती चली गई, जमती चली गई, और यही परत जमते जमते आपका दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। यानी ये क्या है? एक प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार का प्रवाह है। यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है? राइट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है? तो देखते हैं जीवाश्मों का वितरण, महासागरों में चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट। तो यहाँ पर मित्रों जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण के बारे में बात करें तो महाद्वीपियों का साम्य जिग्सॉ फिट दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने तटरक्षीय त्रुटि रहित साम्य दिखती हैं। महासागरीय चट्टानों और टिलाइट क्या होता है? टिलाइट वे अपसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, महासागरों की चट्टानों की आयु सीमा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण इनमें से एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए बेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है विवृत खनन, रैट होल खनन, कूपकी खनन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें खनिज भंडार तक पहुँचने के लिए बेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया कूप की खनन कहलाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कायांतरित सेल का चट्टान का उदाहरण के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वो है आपका क्वार्टजाइट, कायांतरित सेल का चट्टान का उदाहरण है, ठीक है, यानी आग्नेय सेल का परिवर्तित रूप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य हैं? यह प्रकृति के बहिर्जात तत्व हैं। जल, हिम और वायु इस प्रक्रिया के लिए प्रमुख कारक हैं। सी, प्रवर्तनी भूकंप और महाद्वीपीय रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सत्य के बारे में, प्रवर्तनी भूकंप महाद्वीप, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्राणियों की एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करती है। महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करते हैं। वितलीय मैदानों को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार से लंबाई के साथ साथ पासर मंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो वो है आपका वितलीय मैदानों के कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार, इसकी लंबाई के साथ साथ पासर मंडल जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती हैं? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाली नदी आपकी कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये आपका डेल्टा का उदाहरण आपका है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा इसका एक प्रकार का उदाहरण है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही बनता है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें सेरीकल्चर के बारे में, तो मित्रों जो सेरीकल्चर है वो किसके उत्पाद के लिए जानी जाती है? रेशम उत्पाद के लिए। पीसी कल्चर के बारे में बात करें तो ये मछली के लिए। वीटी कल्चर के बारे में बात करें तो ये अंगूर के लिए। हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें तो सब्जी के लिए। किसके लिए? सब्जी के लिए। कृषि उद्यान कृषि के रूप में जाना जाता है। तो यानी आपका ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नज़का प्लेट स्थित है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच, एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो नज़का प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट 40। यह मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। यहाँ संदर्भित फसल है मिलेट, कदन, मक्का, कपास, कॉफ़ी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, मिलेट या कदन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है?
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी गैस ऐसी है तो ये वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष यदि हम बात करेंगे तो देवेश चंद्र ठाकुर, या बी अवधेश नारायण सिंह, सी बसंत कुमार, डी इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये हैं देवेश चंद्र ठाकुर को। नेक्स्ट चलते हैं, टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति प्राप्त करता है कोरबा कोयला क्षेत्र से, मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र से, झरिया कोयला क्षेत्र से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टिस्को जो है वो किससे प्राप्त करता है? तो वो झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त करता है। टाटा टिस्को अगर जाओगे तो क्या है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को टिस्को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक हैं? जन्म, मृत्यु, प्रवासन, लिंगानुपात, जनसंख्या की आयु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सही होगा? तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि के निर्धारक हैं? तो प्राकृतिक वृद्धि के निर्धारक के तौर पे अगर हम बात करें तो जन्म और मृत्यु प्राकृतिक तौर पे निर्धारक हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मौसम किस भाषा का शब्द है? इटालवी, अरबी, फारसी, एक से अधिक सही हैं। तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 पर, रूपांतर सीमा वह स्थान है जहां भूपरपटी का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश। प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रूपांतर सीमा वह स्थान है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन जो हमारा है भूपरपटी का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश, यही हमारी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा कई प्रकार है? महाद्वीपीय अभिसरण। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, तो भारतीय प्लेट जो है प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई भारत, यानी आपका प्रायद्वीपीय प्लेट भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से मिला है, यानी दोनों कैसे हैं? महाद्वीप, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है? अपक्षय, बृहद संचलन, ज्वालामुखीयता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो आपकी क्या है? ज्वालामुखीयता है। क्या है? ऑप्शन सी ज्वालामुखीयता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49? उसे समझते हैं। यूडो नदी अवस्थित है होकाइडो, होन्शु, शिकागो, ओकिनावा। तो यूडो जो नदी है मित्रों वो आपके जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस पर है? होन्शु द्वीप। विषम पद की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 50, घोल रंध्र, मैनाडोन संप्राय मैदान, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है आपका घोल रंध्र। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है ऊंचाई से, समुद्र तल से, दूरी से, उच्चावच से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दूरी प्रभावित होती है ये आपकी ऊंचाई से, समुद्र तल से दूरी, उच्चावच, इन तीनों से प्रभावित होती है। ये बात बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, क्या कह रहा है 52? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के टकराते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। बी स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट
के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर नहीं है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिलने से कंदरा स्तंभ बनते हैं। क्या? कंदरा स्तंभ बनते हैं। पतले पाइप की जैसी आकृति होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत है और यही बताना था। नेक्स्ट है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो विचार। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में विघटित नहीं होती हैं। आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्षोभ मंडल वह परत वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं या वह यहाँ मौजूद होती है, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि जैसी मौसमी घटनाएं इस परत में विघटित होती हैं। तो यहाँ पर बात करें तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या? पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती हैं। मौसमी घटनाओं के बारे में बात करें तो ये मौसमी घटनाएं जो हैं वो सीमा पर घटित होती हैं। कहाँ पर? सीमा पर, क्षोभ और समताल मंडल में। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ओजोन है, O3 लेयर है हमारी, जो हमारी रक्षा करता है। आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आयन मंडल क्या है? बहिर्मंडल का एक भाग है। ये बात गलत है, ये भाग नहीं है। यानी ऑप्शन कौन सी सही है? 1 और 2 सही है हमारा। ऑप्शन कौन सी सही है मित्रों? 1 और 2 हमारे सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विजय कुमार सिन्हा, अवध बिहारी चौधरी, उदय नारायण चौधरी, गुलाम सरवर। तो ये अगर हम बात करें तो अवध बिहारी चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीस रंग और श्रीटेड कटक शब्द संबंधित हैं निक्षेपित स्थल रूपों से, अपरदित स्थल रूपों से, डेल्टा के प्रकार से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा है? अपरदित स्थल रूपों से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या फ्रांस में। तो पहला ज्वारीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला ज्वारीय केंद्र मित्रों फ्रांस में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में स्थापित किया गया था, और ये फ्रांस में 1966 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पिलाया पाए जा सकते हैं, रेगिस्तान, गहरे समुद्र, जल से भरी नदियाँ, एक से अधिक सही हैं। तो यदि हम प्लाया के बारे में बात करें तो मित्रों प्लाया प्रकारतः रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं, और ये मरुभूमि के मैदान होते हैं। ठीक है, उथली झीलें होती हैं जो पानी रखती हैं। जैसे यहाँ पर रेत है, यहाँ पर पानी आ गया, फिर रेत आ गया आसपास, तो इसे पिलाया कहेंगे। यहाँ फिर पानी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी और पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो हैं वो हमारी स्थायी पवनें हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है। मोनाजाइट जो रेत है मित्रों वो थोरियम से संबद्ध होती है, और ये भारत के केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खाड़ी ढाल है कहलाती है। यू आकार की घाटी, अंध घाटी, कैनियन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी घाटी कहलाती है ये? तो ये आपकी कैनियन कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ी जलधाराओं की चट्टानें, तलों पर निर्मित गड्ढे, जल गर्तिका, जलप्रपात के आधार पर गहरे गड्ढे, अवनमित कुंड, उच्च स्थलों पर बहती हुई धारा, गिरिपद, मंद ढाल, मैदानों में प्रवेश करती है, जलोढ़ पंख,
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, मंद ढालों पर नदियों का भार वहन करने में असमर्थ होती हैं तो शंकु के आकार की निक्षिपत बन जाता है। तो मंद ढाल में उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ मंद ढाल में प्रवेश करती है तो उसे जलोढ़ पंख कहते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये शंकु के आकार की स्थिति बना लें, उन्हें जलोढ़ पंख कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे, यानी कोई गलत नहीं है, यानी ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दक्षिणी चीन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मित्रों उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका और मध्य ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं और भारत में, यानी यहाँ पर किसी में नहीं पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है कौन सा है कहाँ है। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करते हैं सूची 1 की, तो सूची 1 लानोस वेनेजुएला में है, बेल दक्षिण अफ्रीका में, घास के स्टेपी मध्य एशिया, कंपोज ब्राज़ील। तो यानी 1 2 3 4 ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4 बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। समतापमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। क्या होता है समतापमंडल? समतापमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण, सूर्य की निकटता के कारण, पार्थिव विकिरण के कारण। तो मित्रों ओजोन परत जो है वो गर्म होने का मेन कारण है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आवक और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी हैं? निर्गामी, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी है, तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से बिहार किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जाफर कमाली, डॉक्टर बीरेंद्र झा, अनुराग आनंद, सुब्रत राय। उपरोक्त में से कोई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये एक भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। ठीक है। ये पुरस्कार यदि हम बात करें तो इसमें हमारे बिहार के साहित्यकार जाफर कमाली, डॉक्टर बीरेंद्र झा क्या है साहित्य का बाल साहित्य अकादमी सम्मानित किया गया। जाफर कमाली, डॉक्टर बीरेंद्र झा, ये दोनों को शामिल किया गया था। क्या? डॉक्टर कमाल और बीरेंद्र झा, इन दोनों को ही शामिल किया गया था, यानी ये दोनों यहाँ पर शामिल थे, इसलिए यहाँ आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो मित्रों कर्क रेखा मॉरिटानिया, बहमा, सऊदी अरब सब से होकर गुजरती, यहाँ से तीनों से, यानी यहाँ पे आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों का सही क्रम दर्शाता है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत और मकालू। माउंट एवरेस्ट, कामेट, नंदा देवी, नमचा बरवा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर मित्रों आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, डोडा बेट्टा। एक से अधिक सही हैं। कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी ये पश्चिमी घाट की है, जबकि ये आपका पूर्वी घाट की चोटी है। कौन सी है? पूर्वी घाट की चोटी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70
औसतन पृथ्वी पर वायुमंडल की ऊपर सी सतह पर पृथ्वी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो पृथ्वी ऊपरी सतह पर प्रति सेकेंड 1.94 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी 4A आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 71 है। क्या कह रहा है 71, उसे समझते हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार देश की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंगानुपात की गिरावट देखी गई है। 1 और 11 की महिलाओं की साक्षरता प्रतिवर्ष पुरुषों की तुलना में कम थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बिहार देश की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला सही है। यूपी, महाराष्ट्र और फिर बिहार, यानी ये सही है। जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, गुजरात के लिंगानुपात गिरावट देखी गई, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है 72, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है? वानिकी, प्रशासन, बैंकिंग और वित्त। तो द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण के बारे में बताना है। तो मित्रों, द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण आपके डेयरी, वानिकी, मत्स्य, ये सारे द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण। रुकना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण, प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वानिकी जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, प्रशासन, बैंकिंग ये मध्य क्षेत्र का उदाहरण है। तृतीयक क्षेत्र के बारे में बात करें ठीक है, तो बैंकिंग, प्रशासन, वित्त ये तीनों आपके द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण में आते हैं, यानी एक सही है, डी ऑप्शन सही होगा। भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण। तो उच्च क्षेत्रों में तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए गए पाइन एवं बर्च इन वनों में सामान्य वृक्ष हैं। इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा, इनका उपयोग पशुचारण और गुज्जर घुमक्कड़ के लिए किया जाता है, ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट सपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार की निम्नलिखित जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त है। अररिया, बक्सर, गया, पटना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा डी, वेयर हाउस बनाने के लिए। नेक्स्ट, अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सभी देशांतर जो सही हैं सभी सही है, ये दूसरा भी सही है। सभी देशांतर ध्रुवों पर समानांतर होते हैं, ये बात गलत है, ध्रुवों पर तो मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 82 डिग्री 30 मिनट को अपने मानक यामोत्तर के रूप में चुना गया क्योंकि यह मानक यामोत्तर 5.5 गुणक का माना जाता है, 7.5 गुणक का माना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपका मानक यामोत्तर को 7.5 गुणक का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं क्या है। औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है। जामुन के बीज के पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कचनार कलियां, जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मित्रों आपके ऑप्शन हैं ये। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों आपके सर्पगंधा भारत में पाया जाता है। सर्पगंधा, तो सर्पगंधा भारत में ही पाया जाता है, एक कथन सही है। जामुन पाउडर मधुमेह को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ठीक है,
कचनार के संबंध में अगर हम बात करें तो ये कचनार जड़ें पाचन समस्याओं को दूर करती हैं, ये भी सही है, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है जरा उसे समझते हैं। पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है अक्षांश के अनुसार, देशांतर के अनुसार, ठीक है, ऊंचाई के अनुसार। तो ये बनता है अक्षांश के अनुसार। कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में तक देश के मध्य से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बिहार, मेघालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कर्क रेखा पश्चिम में मिजोरम की बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा देश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिहार का वो जिला जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपका चंपारण। कौन सा था मित्रों, चंपारण। तो यहाँ पर देखिए चंपारण कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन में दरभंगा, कैमूर, अररिया, यानी ऑप्शन ई हमारा सही है। कोरियोलिस बल वस्तु की धुरी से लंबवत होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये सही होगा पश्चिम से पूरब की ओर, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। नल्ला, माला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ युवा और उन्नतिशील पर्वत हैं। ज्वालामुखी, मूल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो नल्ला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किसके हैं मित्रों, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन युग में बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ में स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है कई भूमध्य रेखीय देशों की में वर्षा को, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्र व शीत ऋतुओं को, पर्वतीय क्षेत्रों में हिम विगलन को। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है, ठीक है, बी रामसर में शामिल है, ये भी बात सही है। झील भीतर स्थित द्वीप, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भावर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। शिवालिक गिरिपाद के समानांतर 8-10 किलोमीटर की चौड़ाई की पतली पट्टी है। पर्वतों से निकलने वाली नदियां और क्षेत्रीय नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों की प्रचुर वृद्धि होती है, उपरोक्त से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर शिवालिक गिरिपाद समानांतर 8 से 10 किलोमीटर की पतली पट्टी है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कह रहा है 88 निम्नलिखित में विमान पत्तन पर बिहार सरकार ने वैट कर का हिस्सा कम कर दिया है। तो किस विमानपत्तन पर ऐसा किया गया है, तो ये यहाँ पर जाएं तो गया विमानपत्तन, गया पर कम किया गया है, ठीक है, राज्य ने अपना हिस्सा कम कर दिया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी नदी कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम जाएं, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट निकलती है। कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में शामिल इसमें नहीं मिलती, तो द्रास, चेनाब, सतलज। तो यहाँ पर जाएं तो ये कोई भी नदी आपकी सिंधु नदी से कश्मीर क्षेत्र में नहीं मिलती है, ठीक है, यानी ऑप्शन
ई सही होगा हमारा। नेक्स्ट 90, साबरमती कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? साबरमती, भरतपुजा, कावेरी, पेरियार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी नदी है भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन सी हमारा है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र की ओर कितने मील तक विस्तृत है? तो भारत का समुद्र तट सीमा क्षेत्र से 200 मील यानी 370.4 किलोमीटर तक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं 92, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? 11, 10, मन्नार की खाड़ी। तो अंडमान निकोबार को कौन सा अलग करता है? वो है आपका 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई थी? तो ऑप्शन ए बूलर, चिल्का, कैलुरू, डल और उपरोक्त में से। तो विवर्तनिक गतिविधियों से जो झील बनी है वो झील है आपकी वूलर झील। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम है जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया? गयाजी डैम, नागी डैम, कोहिरा डैम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो डैम हमारा कौन सा है? वो डैम है गयाजी डैम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, निम्नलिखित में किन नदियों का प्रवाह मार्ग सबसे लंबा है? तो महानदी, गोदावरी, नर्मदा, तापी। इन में महानदी का, गोदावरी का और नर्मदा का काफ़ी लंबा है। तापी इतनी लंबी नहीं है, तापी भी खैर लंबी है इतनी नहीं, लेकिन इनका स्केल ज़्यादा है प्रायद्वीपीय नदियों का। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम जाएँ, ठीक है, तो तापी, नर्मदा काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान के सक्रिय और तीव्र ढाल के कारण, पश्चिमी तटीय मैदान के चौड़े और मंद ढाल के कारण, पश्चिम में उभरती हुई तटीयकरण के कारण या उपमरुक में से एक से अधिक। तो ये पश्चिम तटीय मैदान के सक्रिय और तीव्र ढाल के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी की अपवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो द्रोणी सबसे बड़ी जिस नदी की है वो है गोदावरी, इसीलिए इसे बृहदगंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, क्या है जरा उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति को कम करने के लिए स्वचालित राडार स्थापित करेगी? तो स्वचालित राडार स्थापित करने के लिए वो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वो राज्य सरकार है मित्रों बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, थार का रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? तो थार का रेगिस्तान पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नूतनजीवी या उपरोक्त में से अधिक। तो ये आपका मध्यजीवी महाकल्प में अंदर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी पठार की पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ की हैं ये? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? दिहांग, दिबांग, लोहित, कैनोला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र की दूसरा नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है। ठीक है, कौन सा है? दिहांग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? शेख तमीम बिन हमद अल थानी, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान,
मोहम्मद बिन सलमान, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद बिन सलमान को। किसे? मोहम्मद बिन सलमान को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। खादर और बांगर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है। खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की सघनता अधिक है। खादर में अधिक महीन कण होते हैं और बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ। उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से ये तीनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। गलत युग्म पहचानना है। प्रमुख नदी द्रोणियाँ 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र, मध्यम 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, लघु नदी द्रोणी 2,000 से कम नगा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको गलत युग्म बताना है मित्रों। कौन सा युग्म? गलत युग्म। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो प्रमुख नदी द्रोणी क्षेत्र होती है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र, ये सही है। मध्यम 2,000 से 20,000, ये भी सही है। लघु 2,000 से वर्ग किलोमीटर से कम प्रवाह क्षेत्र, ये भी सही है। यानी सभी सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, अनिल चौहान, BR चौधरी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो बनाए गए हैं वो हैं व्यक्ति अनिल चौहान को। नेक्स्ट चलते हैं 107। काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट, मैग्नीशियम चूना। तो काली मृदा में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो काली मृदा में मित्रों आपका कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, ये सभी पाया जाता है। मैग्नीशियम, चूने जैसे पौष्टिक तत्व भरपूर होते हैं, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? लेटराइट, लाल, मरुस्थलीय, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो लेटराइट मृदा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। देखते हैं 109 क्या कह रहा है। उपरोक्त में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो उत्कृष्टता पुरस्कार मित्रों जिसको मिला है आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड, वो मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है ये उद्यान कहाँ पर हैं। तो देखते हैं ये उद्यान कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले बात आती है हेमिस, लद्दाख में है। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। कवल तेलंगाना में। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन बी में दिया गया है 1 2 3 4। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्या है? निम्नलिखित में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को, सिंधु को, महानदी को। एक से अधिक सही होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सिंगी खम्बन नाम से जो नदी जानी जाती है वो है आपकी सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी का नाम सिंधी खम्बन है। ठीक है। और ये शेर का मुंह, क्या? शेर का मुंह के तौर पे, शेर का मुंह के तौर पे जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उद्देश्य वायु प्रदूषण स्तर की जांच, जाली नोट की जांच, रेलवे ट्रैक की जांच। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी बात सही होगी तो उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उद्देश्य है वायु प्रदूषण स्तर की जांच करना, जाली नोट की जांच करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। जलदूत जो ऐप है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पंचायती राज मंत्रालय संयुक्त रूप से विकसित किया है और यहाँ पर प्रत्येक गांव में 2 और 3 कुएं बनाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल वनों का आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो वो राज्य कौन सा है? तो कुल प्रतिशत राज्यों में वन का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु। कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का प्रतिशत शामिल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक बड़ा प्रतिशत शामिल है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये सही हैं, यानी ई ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, आंध्रा में पोडू पेंडा के नाम से, इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से, हिमालय में खिल के नाम से। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? रावी, सिंधु, चेनाब। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पंचनद में शामिल जो नदी नहीं है वो नदी है आपकी रावी। पंचनद में कौन कौन सी नदी शामिल हैं ये जरा देख लेते हैं। तो सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास। ठीक है, ये हमारी पंचनद में शामिल हैं, सिंधु नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? सौंफ, अरंडी, कपास। तो यहाँ पे यदि हम खरीफ की फसल के बारे में बात करें तो ये आपकी सौंफ, अरंडी, कपास खरीफ की फसल के तौर पे जानी जाती हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान निकाय को इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो ये जो किया है वो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1118 पर। क्या है? की उत्पत्ति मामचांगचुंगो हिमनद से हुई है। तिला सेती बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी एक गहरे माखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी नदी है जो निकलती है? तो वो है आपकी ए ऑप्शन घाघरा नदी ऐसा करते हुए निकलती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रागी काली मिट्टी अच्छी तरह उगती है। कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है। कंदन ग्लूटेन मुक्त होता है। सिलिएट एक रोगी जिसका सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है? तो चाय को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है। किसे? चाय को भारत में किसके फसल के रूप में जाना जाता है? पेय फसल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अलकनंदा में शामिल हैं जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। तो अलकनंदा में अगर हम बात करें पिंडारी, मंदाकिनी, जास्कर, धौली और विष्णुगंगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अलकनंदा में कौन सी शामिल हैं तो वो धौली गंगा और विष्णुगंगा हैं जो अलकनंदा नदी के रूप में शामिल हैं। BWF विश्व चैम्पियनशिप महिला एकल खिताब किसने जीता? BWF विश्व चैम्पियनशिप महिला एकल खिताब अकाने यामागुची द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2123। निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लौह अयस्क पेटी है? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तमकुरू पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी, उड़ीसा, झारखंड पेटी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन सी पेटी है जो इस तौर पे जानी जाती है? तो यहाँ पे लौह अयस्क पेटी दुर्ग, बस्तर ये भी है, बल्लारी, चित्रदुर्ग कर्नाटक वाली भी है, महाराष्ट्र, गोवा पेटी, उड़ीसा, झारखंड पेटी, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्या है? कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? एंथ्रेसाइट एक नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। बिटुमिन उच्च कैलोरी का मान है। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 40 से 55% है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है? तो मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल आपका सतलज नदी के पास स्थित है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की खान है। तो निम्नलिखित में से तांबे की खान खेतड़ी राजस्थान में है। कहाँ पर है? खेतड़ी राजस्थान में। नेक्स्ट है किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नील कुरुंजी फूल खिला था। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो ये जो फूल है मित्रों ये कहाँ पे खिला था? ये फूल खिला था अपने कर्नाटक में। नेक्स्ट चलते हैं 1 to 8 निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग NW1 के तौर पे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सदिया व धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन है आपका पश्चिमी तटीय नहर कोट्टम कोलम। तीसरा हल्दिया इलाहाबाद के बीच गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा जिसे NW1 कहा गया है। ITC-JED के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जरा सत्य कथन बताइए और देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह भूमध्य रेखा में स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। यह क्षेत्र जहाँ वायु नीचे की ओर प्रभावित होती है, नहीं, यहाँ वायु ऊपर की ओर प्रभावित होती है। ये कथन गलत है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। क्या है? संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। 15 अगस्त, 26 सितंबर, 2 अक्टूबर, उपरोक्त में से अधिक। तो ये मनाता है मित्रों 26 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित है। चेन्नई, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित है। ऑप्शन ए सही है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और बताइए चैत वैशाख माघ फागुन, ठीक है, श्रावण भादों, अश्विन कार्तिक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ज़रा उसे देखते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आपका ऑप्शन जो सही होगा ज़रा उसे हम मिलाना है मैचिंग में। तो चैत वैशाख का महीना आता है मार्च अप्रैल में, माघ फागुन का महीना आता है सितंबर फरवरी में, सावन भादों का महीना आता है जुलाई अगस्त में, अश्विन कार्तिक का महीना आता है सितंबर अक्टूबर में। यानी 2 यानी 3 यानी 1 यानी 4, 2 3 1 4 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में 90वां स्थापना दिवस मनाया। रिजर्व बैंक ने, भारतीय वायुसेना ने, हरिजन सेवक संघ ने, या तो यहाँ पर बात करें तो 2022 में 90वां स्थापना दिवस हरिजन सेवक संघ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम इसी में जाएं, ठीक, भारतीय वायुसेना ने भी अपना कौन सा दिवस मनाया है 22 में, 90वां दिवस मनाया है, ठीक है। एयर फोर्स ने भी आपका 90वां, यानी बी और सी हमारा सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मित्रों? डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं शीतकाल प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, समशीतोष्ण चक्रवात, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, तो ये होगा उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। मरमू, गायू, जवाहरलाल नेहरू, तूतीकोरिन, कामराजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी एक से अधिक, ई ऑप्शन सही है। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया। असम, मेघालय, नागालैंड, उपरोक्त में से एक से अधिक। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये किया गया है ऑप्शन ए असम में, ठीक है। कहाँ पर? असम में। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है।
तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की स्थिति, उष्ण और आर्द्र वायु के अत्यधिक और निरंतर आपूर्ति, प्रबल कोरोलियस बल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपकी तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की स्थिति ये यहाँ पर उत्पन्न नहीं स्थिति है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर, क्या कह रहा है उसे समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2000 की थीम क्या है ये बतानी है। मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 अगस्त, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये मनाया गया है 23 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है मित्रों? 23 सितंबर को। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह अवस्थित है कच्छ की खाड़ी पर, मन्नार की खाड़ी पर, खंबात की खाड़ी पर। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए? राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउर ये तीनों बनाए गए थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो राउरकेला हमें जर्मनी की सहायता से, भिलाई हमारा रूस की सहायता से, दुर्गापुर हमारा यूके की सहायता से बनाया गया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ पूर्ण अधिकार सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन मित्रों आयोजित किया गया था जापान में, फ्रांस में, रोमानिया में, एक से अधिक। तो ये सम्मेलन मित्रों हुआ था रोमानिया में, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143, सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? भूमध्य रेखा काले सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में किया गया। यह जलबंधकों को रहित समुद्र सतह के बराबर नहर उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं। तो सुएज नहर के संबंधित बारे में बात करें तो ये बात भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण किया गया। ये बात सही है, 1869 में हुआ, ये भी सही है। समुद्र तटबंधों के सतह के बराबर नहर है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, राइन जलमार्ग जर्मनी नीदरलैंड से प्रभावित होकर रहती है। वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलती है। डैन्यूब जलमार्ग टर्ना सेवरेन नौकायन योग्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित है, सही है। वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर मिलती, डैन्यूब ना सोवरिन तक नौकायन योग्य है। ये तीनों बातें क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, तीनों बातें बिल्कुल क्या हो गई? सही हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग संस्मरण। ये किसकी पुस्तक है? ये अगर हम पुस्तक के बारे में बात करें तो ये पुस्तक मित्रों है मल्लिका साराभाई की। किसकी है? मल्लिका साराभाई की है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना है मल्लिका साराभाई। ठीक है, और मल्लिका साराभाई ने अपने 30 वर्षों के पतले होने के जुनून को लेकर दुख और अवसाद के संघर्ष की कहानी इसमें लिखी है, इन फ्री फॉल। नेक्स्ट चलते हैं, बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से होकर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये मार्ग गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर, निम्नलिखित में से किस अभियान को लोगो वासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? लोगो वासुकी अभियान में लोगो वासुकी, सेल्फी विद स्पेलिंग, रक्तदान, आर्थिक अखिल भारतीय तटीय सफाई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसके लिए किया गया है? वासुकी का जो ये काम है तो ये मित्रों अखिल भारतीय तटीय सफाई के लिए किया गया है।
नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार नियमों का विनियमन करता है। सही है। व्यापार शुल्क के 94 में घट के स्थान पर आया था। गेट्स, इसका सचिवालय जिनेवा में है। ये तीनों बातें मित्रों क्या हुई हैं? ये तीनों बातें अगर हम बात करें तो ये इसका सचिवालय जिनेवा में है। तो इस 94 में शुल्क के साथ सामान्य समझौते गेट, वो WTO था, वो वर्ल्ड बैंक था 1994 में गेट से। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गेट बना था 1995 में। तो ये गेट 1994 नहीं 1995 में बना था। दूसरा गलत, पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, आई एस्केप्ड ए चाइनीज़ इंटरनमेंट कैंप किसने लिखा है? तो ये कैंप किसने लिखा है इसके बारे में बात करें, फामिदा आज़िम, इल्हाम तौहीद, डेविड टोबिन। तो ये आई एस्केप्ड चाइनीज़ इंटरनमेंट कैंप ये फहमीदा ने लिखा है, फहमीदा ने। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अंतर्देशीय पत्तन टैंकर पत्तन होते हैं, जबकि कुछ रिफाइनरी पत्तन हैं। पैकेट स्टेशनों को फेरी पत्तनों के रूप में भी जाना जाता है। नौसेना पत्तन वे पत्तन हैं जो केवल सामरिक रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें कौन से सही होंगे, तो ये सारे के सारे जो बातें की गई हैं पत्तनों के संबंध में, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों हमने आज बिहार PCS के पेपर संख्या 2 को सॉल्व किया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। मित्रों, शेष पेपर भी जैसे जैसे संस्थान द्वारा आयोजित किए जाएंगे आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और आप उनकी प्रैक्टिस करिए जहाँ पर हैं। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भरपूर तरीके से जुट जाइए। जय हिंद। इसके साथ एक बात और अनाउंस कर रहा हूं कि शीघ्र ही हम लोग UP PCS के द्वारा होने वाली आयोजित UP RO ARO परीक्षा को देखते हुए भी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। एक पेपर सॉल्व करेंगे विभिन्न संस्थानों के। तो हमारी चैनल से जुड़िए और अपने मित्रों को बताइए, और उत्तर प्रदेश में आपके रहने वाले मित्रों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।